कर लेते हैं, है ना। कल का अपना जो प्रॉब्लम था वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल का क्या प्रॉब्लम था अपना, सम ऑफ फर्स्ट, मैं बस क्वेश्चन तो लिखा होगा तुम्हारे पास, मैं बस उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी, इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया है q, है ना, एंड फर्स्ट q टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एपी इज p, ठीक है। और तुमको पूछा था कि एस p प्लस q का टर्म्स क्या होता है, इसका मतलब इसका ये पूछा है, इसका वैल्यू कितना है, राइट। तो एस पी ये दिया है, q दिया है, एस क्यू ये दिया है, राइट। तो तुमको पता है एस पी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस पी इज इक्वल टू क्यू, एस पी मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू लिखते तो एस पी कितना हो जाएगा, पी बाई टू, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एस पी हो गया, एस क्यू पी दिया है, और q मतलब क्या लिखेंगे, q बाई टू, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो q माइनस p निकालो या p माइनस q निकालो, कल q माइनस p निकाल रहे थे तो भी आंसर आएगा, p माइनस q निकालोगे तो भी आंसर आएगा, राइट। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए p माइनस q निकाल लो, ठीक है। तो p माइनस q निकालेंगे, q माइनस p निकालोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने p माइनस q निकाला, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, p माइनस q इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा ध्यान से देखो p कितना है, ये p है मेरा, ये p है, ये पूरा p है। तो ये p पहले को सिंप्लीफिकेशन में लिख लो, है ना। q बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, तो क्या हो जाएगा, q बाई टू इंटू 2a प्लस फिर q बाई टू इंटू q माइनस 1 इंटू डी, ये तो qd हो गया है ना, qd, ठीक है। qd ऐसा, qd q माइनस 1, q बाई टू को मल्टीप्लाई किया ना अंदर, तो ये 2 इधर आ गया, ठीक है। qd q माइनस 1 बाई टू, इतना हो गया अपना, राइट। फिर माइनस कर रहे हैं अपन, ये हो गया अपना पहली चीज, माइनस किसको कर रहे हैं, q को, तो q ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, p बाई टू इंटू 2a प्लस p बाई टू इंटू p बाई टू इंटू ये d है ना, तो p बाई टू अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, p बाई टू, और ये d है तो pd p माइनस 1, है ना, pd p माइनस 1 बाई टू, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, q बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो टू कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, q है, सही है। फिर प्लस यहाँ पे कुछ कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, q बाय qd को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, q स्क्वायर d बाय टू, ठीक है। और फिर qd बाय टू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, qd बाय टू, है ना, इतना हो गया अपना, सबको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया माइनस टू कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, pa, ठीक है। pa लिखो या ap लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब ये कितना हो जाएगा, pa को मल्टीप्लाई करो तो p स्क्वायर d अपॉन टू माइनस pd अपॉन टू, ठीक है। इतना लिख लिया अपन ने, सही है। अब एक काम करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सही है। अब एक जैसे टर्म एक साथ लाओ, QA और PO को एक साथ लिखो, QA माइनस PA, ठीक है। QA माइनस PA लिख दिया। फिर स्क्वायर वाले देखो, ये वाला स्क्वायर और ये, तो इसमें क्या लिख दिया, प्लस q स्क्वायर d बाई टू माइनस p स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, पी स्क्वायर डी बाय टू, क्यू स्क्वायर डी बाई टू माइनस पी स्क्वायर डी बाई टू। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन ने एक काम किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, तो ये 2 हो गया, क्यू स्क्वायर डी बाई टू माइनस पी स्क्वायर डी बाई टू। ठीक है, फिर आगे बढ़ गए, फिर ये कितना दिया, पी डी बाई टू, पी डी बाई टू, और ये क्या है, माइनस क्यू डी बाई टू। तो दोनों को सेम मिला के लिख दो, तो पी डी बाई क्यू डी बाई टू, इतना लिख दिया, सही है। अब इतना लिखने के बाद यहां से कॉमन क्या निकलता है, ए कॉमन निकलता है, यहाँ पे क्या चल रहा है, पी माइनस क्यू चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, ए कॉमन निकलने के बाद। ठीक है, क्यू माइनस ए होगा, सॉरी, ए कॉमन निकलना, यहाँ पे हो गया क्यू माइनस ए, क्यू माइनस पी। ठीक है, क्यू माइनस पी हो गया। अब यहां से क्या कॉमन निकलता है, देखो, प्लस यहां से कुछ कॉमन निकलता है, क्यू डी है ना, 1/2 को तो बाहर निकाल लो, क्यू डी, डी कॉमन निकलता है, तो डी कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसा बच गया। ठीक है, प्लस 1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, डी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो डी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, सही है, पी माइनस क्यू, है ना। अब देखो, ये पी माइनस क्यू लिखा है, यहाँ पे क्या लिख गया, ए क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू 1/2, डी लिख दो, डी बाई टू लिख दो, है ना, प्लस डी बाई टू, यहां से इसको लिख सकता हूं, क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखो p माइनस क्यू को q माइनस पी लिखा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाफ डी बाई टू क्यू माइनस पी, सही बात है। इसको p माइनस क्यू है ना, इसको भी q माइनस पी लिख लो, तो ऐसा माइनस ऑफ q माइनस पी डाल दिया, है ना, इसमें और इसमें थोड़ी कुछ फर्क है, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो माइनस ऑफ q माइनस पी लिख दिया। अब देखो थोड़ी देर में यहां से q माइनस पी, q माइनस पी, q माइनस पी कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ बच गया a, सबसे q माइनस पी कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, a प्लस यहाँ पे क्या बच गया, p प्लस क्यू लिखो या q प्लस p लिखो, एक ही बात है, q माइनस पी तो कॉमन निकाल लिया, माइनस q माइनस पी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ d बाई टू भी तो है भाई, यहाँ पे देखो q p प्लस क्यू, यहाँ पे आ गया d बाई टू भी तो बचा है, d बाई टू p प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस d बाई टू, ये तो कॉमन निकल गया। अब तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, -1 इज इक्वल्स टू a प्लस, एक काम करता हूँ यहाँ से d बाई टू कॉमन निकाल लेता हूँ, तो d बाई टू कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना आ गया, p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या बच गया, -1, है ना। अच्छा, फिर क्या करता हूँ, ये 2 है, फिर क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद -2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस डी p प्लस क्यू -1, है ना। अब मेरे को देखो, ये कुछ ऐसा कुछ आ गया, इसको d को पीछे लिखो या आगे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है, एस पी प्लस क्यू टर्म्स पूछा है, तो एस पी प्लस क्यू मतलब एस एन मतलब होता है n/2, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस n-1, मतलब n की जगह क्या यहाँ पे p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू -1 और d, है ना। अब ध्यान से देखो, 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना है, -2, तो इसकी जगह -2 लिख देता हूँ, तो ये कितना आ गया, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू इंटू -2, -2 और 2 कैंसिल हो गया, तो एस पी प्लस क्यू कितना आ गया मेरा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, बोलो, तो दिस इज द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, बहुत इजीली, और मतलब सर स्क्रीन इज लुकिंग ब्लर, समझा क्या बोलो। पूर्णिमा तेरे साइड से प्रॉब्लम है शायद,
क्योंकि बाकी का स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? स्क्रीन ब्लर है? नो ओके अथर्व। हाँ पूर्णिमा तेरे तरफ से कुछ हो रहा है प्रॉब्लम शायद से। स्क्रीन सब तो यस बोल रहे हैं। ओके मोहम्मद ठीक है चलो इतना लिख लो। अगर कल लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, अभी लिख लो तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है 1 2 3 ये वाला स्टेप क्या अमर? ये वाला स्टेप जहां पे टिक मार रहा हो, ये जहां पे टिक मारा वो वाला स्टेप क्या? फोर्थ जहां पे टिक मारा वो स्टेप क्या अमर? उसके ऊपर का ये रहा ना। हाँ तो अपन p माइनस क्यू निकाला ना, p माइनस क्यू, p इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो इसके से सब्ट्रैक्ट है तो p कितना है? ये पूरा है तो p/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर इसके, ये मेरा p हो गया ना। तो p है तो p माइनस क्यू, तो p को मल्टीप्लाई कर q/2 इंटू 2 है, q/2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है माइनस p का वैल्यू ये माइनस q कितना है? q कितना है? ये रहा। तो ये p/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया पूरे के अंदर, तो फिर p माइनस क्यू, फिर सॉल्व किया p माइनस क्यू निकाला ना अपन ने बस। p माइनस क्यू निकाला मतलब p, तो यहाँ पे q/2 है ना, q/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, q/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये q हो गया, p माइनस क्यू ये हो गया, तो p/2 को इससे किया फिर इसको किया फिर सॉल्व किया। ठीक है ओके ठीक है ना। अगर वापस से देखना है तो शाम को तुम वापस देख सकते हो। कुछ इसमें ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये तो 10वीं में अपन ने पढ़ा होगा ना कि जैसे q/2 को मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, q/2 को फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर p/2 को मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, फिर p/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया। ठीक है समझा क्या अमर? ओके अगर वापस से समझना है तो तू शाम के टाइम में एक बार वापस से मेरे चैनल पे रिकॉर्डिंग देख ले जाके, मैं डाल देता हूँ लेक्चर, तो वापस से देखो समझ जाएगा। ठीक है कोई इशू नहीं है। चलो एक डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखना है? इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी है ना। तो इंक्रीजिंग एपी का डेफिनेशन लिख लो कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, ठीक है इंक्रीजिंग एपी मतलब क्या होता है? जिसका कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा हो, दैट इज इंक्रीजिंग एपी। ठीक है दो प्रकार के इंक्रीजिंग एपी, और कभी तुमको दिखेगा डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। तो डिक्रीजिंग एपी में जो डी होता है वो लेस देन 0 होता है, डी नेगेटिव होता है, और इंक्रीजिंग एपी में डी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना याद रखो ये बात। और एक कभी कभी इमेजिनरी एपी भी होता है जिसमें आई इन्वॉल्व हो जाता है, इमेजिनरी एपी, इमेजिनरी एपी। ठीक है इसमें तुम्हारा डी इज इमेजिनरी, डी इज इमेजिनरी। ठीक है इमेजिनरी एपी, डिक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी, ये थोड़े बहुत पता होना चाहिए अपने को इसके बारे में। ठीक है ना बढ़िया। ठीक है आई होप इतना हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया इंक्रीजिंग एपी जिसमें अपना कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है। ओके ओके अथर्व। डिक्रीजिंग एपी जिसमें डी नेगेटिव होता है, और इमेजिनरी एपी मतलब जिसमें डी इमेजिनरी होता है। ठीक है दिस इज योर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है
कि इफ मॉड x माइनस 1 कॉमा 3 कॉमा x minus 3, mod x minus 3 are first three terms of increasing AP, are first three terms of increasing AP, है ना. Find sixth term of AP, find sixth term of AP. ठीक है. अब जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी अच्छे से उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा. जिसने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है वो गुल हो जाएगा. वो मॉड दिख गया. मॉड को सॉल्व करने का तरीका बताया, याद रखो. मॉड को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं. कि जब भी मॉड आता है तब केसेस लेने पड़ते हैं अपने को, राइट. तो देखो अपने को बोला है कि मॉड x माइनस 1 3 मॉड x माइनस 3 फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी. इंक्रीजिंग एपी के क्या है, पहले तीन टर्म है. इसका मतलब इंक्रीजिंग एपी की टर्म है, मतलब तुम्हारा इसमें डी पॉजिटिव होगा. सही है, ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सिक्स टर्म फाइंड करना है ना. तो अब मॉड में है तो कैसे करेंगे. तो पहली बात तो देख लो, क्या मॉड में है तो मॉड में कौन कौन सी ये है और ये है. तो इसके कारण इसका रूट कितना आ जाएगा 1 और इसके कारण इसका रूट कितना आ जाएगा 3. ठीक है ना. अब तुमको पता है कि अगर ऐसे नहीं लिखना है तो पहले सेपरेटली लिख लो. जैसे इसका कितना आ जाएगा, रूट 1 आ जाएगा. तो 1 के आगे प्लस 1 के पीछे माइनस. तो 1 के आगे ये मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा और 1 के पीछे ये मॉड नेगेटिव में ओपन होगा. पहली चीज किसके लिए, फॉर मॉड x माइनस 1 की बात कर रहा हूं. ठीक है, फॉर मॉड x माइनस 1. अब अगर फॉर मॉड x माइनस 3 की बात करी तो 3 ले लो, इसका रूट 3 रूट आएगा ना. 3 डालेंगे तभी तो 0 होगा. रूट का मतलब तो पता होना चाहिए, बताया मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में. 3 से बड़ा 3 से इस साइड पॉजिटिव, 3 से छोटा नेगेटिव. तो 3 से बड़ी वैल्यू जब जाएगी तो मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा और 3 से छोटी वैल्यू जाएगी तो मॉड नेगेटिव में ओपन होगा. ठीक है, ये दो चीजें बता दी. अब दो चीजें बता दी, दोनों को एक साथ लिखो. नंबर लाइन पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया. ये बोल रहा है कि 1 के आगे x माइनस 1 पॉजिटिव है, तो 1 के आगे x माइनस 1 पॉजिटिव, तो 1 के आगे तो ये भी है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, ये बोल रहा 1 के पीछे x माइनस 1 नेगेटिव, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1 हो गया. अब ये बोल रहा है 3 के आगे ये पॉजिटिव है, x माइनस 3. 3 के आगे तो ये, तो x माइनस 3 पॉजिटिव. 3 के पीछे ये नेगेटिव, तो 3 के पीछे तो ये दोनों आ रहे हैं, तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव. सही है. तो ये तो मॉड को डिफाइन कर दिया. पहली चीज तो ये हो गई. ठीक है, मॉड डिफाइन हो गया. अब मैंने बोला था केसेस लेने पड़ेंगे. केसेस कौन सा केस लोगे, नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हुई, 3 केसेस आएंगे. पहला केस ले लेते हैं, केस 1. जब x 1 या 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 और 3 के बीच में, 3 से बड़ा, 3 केस बनेंगे. तो 1 से छोटे के लिए ये केस हो गया. ठीक है, इस केस में दोनों जो मॉड है वो नेगेटिव में ओपन हो रहे हैं, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3, है ना, माइनस ऑफ x माइनस 3. ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, वो छोड़ो, दोनों नेगेटिव में ओपन हो रहे हैं. इसका मतलब तुमको पहले पता है कि ये तीन टर्म एपी में, मतलब ये नेगेटिव में ओपन हो गए. माइनस ऑफ x माइनस 1 कॉमा 3 माइनस ऑफ x माइनस 3, ये तुम्हारे तीन टर्म है ना. और ये बोल रहा है कि तीनों एपी में, इंक्रीजिंग एपी में. तो तुमको पता है एपी का कंडीशन क्या होता है, जैसे एबीसी एपी में, जैसे मान लो एबीसी एपी में, तो इसका कंडीशन क्या होता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. ये एपी का कंडीशन है. ट्रिग्नोमेट्री में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बता चुका हूँ कि अगर एबीसी 3 नंबर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा. वैसे ही ये ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, है ना, एंड सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म. ठीक है, तो ट्वाइस, इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6. इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 3.
दोनों का सम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -2x, ठीक है। और 1 + 3 कितना होगा, 1 + 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू -2x, है ना। इसका मतलब ये 2 आ जाएगा और ये, तो x इज इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू मेरा -1 आ गया, राइट। तो -1 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो ना डायरेक्ट इसमें। अगर x का वैल्यू -1 आए तो देखो कौन सा नंबर आता है, -1 -1 -2, -2 का मॉड +2, तो ये कितना होगा 2, दूसरा नंबर 3, और फोर्थ नंबर क्या है, x का वैल्यू -1 डालो तो -1 -3 -4 का मॉड +4, तो मेरा AP क्या फॉर्म हो गया 2 3 4। तो देखो ये जो AP फॉर्म हुआ है, ये तो AP में है ना, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो ये जो AP फॉर्म हो रहा है इसका कॉमन डिफरेंस तो 1 है, और 1 तो पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव होता है d > 0, तो ये तो इंक्रीजिंग AP फॉर्म कर रहा है। जब x का वैल्यू -1 है तो ये तो इंक्रीजिंग AP हो गया, इंक्रीजिंग AP हो गया, सही है। किसके लिए, x के लिए, कि x का वैल्यू जब -1 होगा। अब लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार, इस केस में भी 1 और 3 के बीच में, ठीक है। तो जब तुम्हारा केस 2 क्या देखेंगे, जब 1 और 3 के बीच में x होगा, when x is between 3 to 1, ठीक है। तो जब x 3 और 1 के बीच में है तो ये क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, एक नेगेटिव में ओपन हो रहा है, और तुमको पता है ये 3 नंबर AP में, इंक्रीजिंग AP में, ठीक है। तो वही कंडीशन लगा दो, तो वही कंडीशन ट्वाइस ऑफ b = a + c, कौन कौन से नंबर की बात हो रही है, mod x - 1, तो mod x - 1 कैसा ओपन हो रहा है, प्लस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x - 1, ठीक है, कॉमा 3, लेकिन ये क्या हो रहा है इसमें 1 और 3 के बीच में माइनस में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -(x - 3), ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म मतलब 6, 2 3 = 6, ठीक है। अब दोनों का सम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x - 1, फिर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस -(x - 3), तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, 6 इज इक्वल टू -1 माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 माइनस, तो बताओ 6 कभी 2 के इक्वल होता है क्या। तो ये तो एक एब्सर्ड केस आ गया, है ना, ये तो रॉन्ग केस आ गया, ये कुछ फायदा नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए क्या आ गया x 1 और 3 के बीच में, तो 6 इज इक्वल टू 2, व्हिच इज कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो अपना एब्सर्ड हो गया, कुछ काम का नहीं, मीनिंगलेस केस हो गया। तीसरा केस देखा, अगर केस 3 पे बनाया, ठीक है, केस 3 बनाया, तो केस 3 में दोनों पॉजिटिव में ओपन हो रहे हैं, तुमको पता है ये नंबर AP में है, तो तीसरा केस बना लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो तीसरे केस में तुमको पता है दोनों पॉजिटिव में ओपन होंगे, तो x - 1, 3, x - 3, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म मतलब 2 इज इक्वल टू दोनों का सम x - 1 प्लस x - 3, तो 6 इज इक्वल टू x प्लस x 2x -1 माइनस 4, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 पुट किया तो कितना आ जाएगा, पहला 5 - 1 4, 3, 2, अब तुमको पता चलेगा ये भी AP में है, लेकिन इसका जो D है वो -1 है, तो ये जो तुम्हारा फॉर्म हो रहा है ये डिक्रीजिंग AP है, दिस इज योर डिक्रीजिंग AP, ठीक है ना। तो मतलब ये भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अपने को तो बोला है कि ये 3 टर्म इंक्रीजिंग AP, लेकिन ये तो डिक्रीजिंग AP आ रहा, मतलब ये भी कुछ काम का नहीं अपना। तो काम का क्या हुआ, इंक्रीजिंग AP किस में फॉर्म हो रहा है, इसमें भी, सिर्फ इसमें 2 3 4, है ना, इंक्रीजिंग AP फॉर्म हो गया इसमें। अब इसमें इंक्रीजिंग फॉर्म हो गया, तो अपने को पूछा है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म मतलब कितना होता है T6, तो T6 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A कितना है बोलो, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n कितना है यहाँ पे 6 माइनस 1, डी कितना है इसमें, डिफरेंस कितना है बोलो 1 का, तो कितना आएगा 2 प्लस 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 5 इंटू 1, तो अपना सिक्स्थ टर्म आ गया 7, तो T6 इज इक्वल टू 7। जिसने मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर देखे तो उसको मॉड्यूलस को ये करने में कोई
डिफिकल्टी नहीं जाएगी, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड। तो एक ये मॉडुलस का क्वेश्चन था जो क्लियर है निशा, वेरी गुड, है ना, बढ़िया। क्लियर है ना। मॉडुलस पढ़ा चुका हूं मैं बेसिक मैथ्स में, इसलिए पढ़ाया जाता है मॉडुलस, क्योंकि इसके हर एक जगह काम आता ही है, राइट। चलो बढ़िया। टेंथ में मॉड कहाँ से आ गया? टेंथ में ये मॉड तो हो ही नहीं सकता ना, टेंथ में कहाँ पे मॉड वर्ड बताते हैं? ऑफलाइन टेंथ मोस्ट प्रोबेबली 10th जैन, ठीक है। चलो ये लिख लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे वाले नोट पे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत कम है ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है, मतलब आगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, समझ गए। तो घबराओ मत यार, तुम घबराना बहुत जल्दी चालू कर देते हो, रुक जाओ, इतने दिन रुक जाए तो रुक जाओ थोड़े दिन, और घबराओ मत। सब चीजें होंगी, लेकिन तुम्हारा 10वीं तक का बहुत ही बेसिक वीक है ना, जैसे 1/2 + 3/2 भी नहीं आता तुमको, तो फिर तो बहुत सोचने वाली बात है तुम्हारे लिए, समझ गए। बट हाँ, एक बात याद रखो, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हारे सर में नहीं जा रहा, तो तुमको किसी का भी पढ़ाया हुआ सर में नहीं जाएगा, ये तो लिख के देता हूँ। फिर कहीं पे यूट्यूब पे देख के सब पढ़ लेते ना, फिर यूट्यूब पे देख के अगर पढ़ना होता तो, है ना, सब पढ़ जाते। यूट्यूब पे लिमिटेड कंटेंट डालते हैं टीचर, समझ गए, और अपना कंटेंट जो डाला है, जाओ कोई से भी चैनल पे जो पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते भी होगे तो कंपेयर करना, है ना, इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ाई करो, ठीक है। चलो देखो नोट पे क्या है, नोट पे क्या डाल रहे हैं अपन, नोट पे लिखो कि जैसे मेरे पास ए है, a+d है, और a+2d, ऐसे मेरे पास मेरे एपी में टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तो तुमको पता है इसका nth टर्म क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो जैसे nth टर्म ये है, तो rth टर्म क्या होगा, rth भी वही होगा, a+r-1 इंटू डी, n की जगह r आ जाएगा, सही है कि नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत अगर इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, a+dr-d, तो ये कितना आ गया, a-d, ठीक है, प्लस dr, ऐसा आ गया कुछ, a-d dr, ठीक है। अब तुमको थोड़ा समझ में आया क्या, कि जो तुम्हारा tr आया, tr क्या मतलब nth टर्म, क्या आया, dr प्लस a-d, ये जो है ना, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आया, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ आर, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, कहीं पे पावर 2 दिख रहा है क्या, है ना, तो यहाँ पे r का हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया r में। तो इसका मतलब एपी का nth टर्म हमेशा लीनियर में आता है, लीनियर में एक्सप्रेस करते हैं उसको, है ना, लीनियर एक्सप्रेशन होता है nth टर्म हमेशा, किसका, एपी का अपना, ठीक है। तो मान लो एक बात देखो, मान लेते हैं कि लेट, एक चीज देखो ध्यान से, जैसे लेट मान लो कि टीआर मेरा कोई टर्म है, टीआर मतलब nth टर्म, मान लो ऐसा है, अल्फा आर प्लस बीटा, ऐसा है ना, और उससे पहले वाला टर्म मान लो TR-1, उससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, अल्फा R-1 प्लस बीटा, ठीक है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, TR-1, ठीक है। और तुमको पता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का साइन चेंज होगा, यहाँ का साइन सब चेंज होगा, सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, क्या बचेगा, अल्फा, और अल्फा तो एक कांस्टेंट है, अल्फा क्या एक कांस्टेंट है, सही बात है कि नहीं। इसलिए
इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो दिस अल्फा इज योर कॉमन डिफरेंस आर, दिस अल्फा इज योर कॉमन अल्फा क्या है जो तुम्हारा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट, तो दैट्स व्हाई देयर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना। तो इसलिए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसका लिखने का मतलब क्या, देखो समझो। जैसे मान लो, जैसे मेरे को बोला कि 3 7 11 15 है ना, ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास। मेरे को बोला है कि इसका nth टर्म बताओ, इसका क्या बताओ, nth टर्म, ठीक है ना, nth टर्म बोला है। तो जैसे nth टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इसका ये बताओ, इसका दोनों का डिफरेंस कितना आता है, इसका डिफरेंस कितना आता है, 4 आया, है ना, कितना आया, 4 आता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 आया, बरोबर है, 4। और nth टर्म फाइंड कर रहे हैं इसका अपन, nth टर्म। तो nth टर्म फाइंड कर रहे हैं मतलब मान लो जो nth टर्म है वो तो अपन a प्लस एन माइनस वन डी से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो तुम जैसे टी लिखा है तो अल्फा प्लस आर प्लस बीटा आया, तो ये जो आर के आगे कोफिशिएंट है दैट इज कांस्टेंट, अगर अपन ने डिफरेंस निकाला दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आया। तो ये आर टर्म्स में निकाला ना टीआर, तो अगर इसका nth टर्म निकाल रहे हैं तो ये कितना आएगा, tn इज इक्वल टू अल्फा आर आया, तो ये कितना आएगा, 4n आएगा, 4n, है ना। तो बोलो अगर n की जगह मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, n की जगह क्या किया, 1 किया, तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4, सही है कि नहीं। मेरे को कितना चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। तो ये मेरा डायरेक्टली nth टर्म आ गया, देखो 4n माइनस 1, n का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 4 -1 कितना हो गया, 3। 4 का वैल्यू, n का वैल्यू 2 पुट करो, 4 2 8, 8 -1 7। तो ये इस प्रकार से जो चीज आई है, दिस इज योर nth टर्म, nth टर्म निकल गई। देखो टीआर क्या लिखा है, अल्फा प्लस आर प्लस बीटा, rth टर्म इन टर्म्स ऑफ r, अल्फा आर प्लस बीटा। तो ये कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, अल्फा कांस्टेंट आ गया। तो अगर मेरे को इसका nth टर्म पूछा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। और किस में nth टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, 4n। मेरे को बोला है 4n, अगर n की जगह 1 पुट किया तो 4 इंटू 1 4, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 4 तो हो गया, लेकिन कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। जैसे मेरे को बोला ये वाला दे दिया 7 11 15 डैश 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 ऐसा दे दिया, ठीक है। मेरे को बोला है कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो देखो पहली बात, इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, सोचो डिफरेंस कितना है, 11 7 11 7 11 15 7 11, हाँ दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो अपना 4 आ गया, है ना। दोनों में डिफरेंस 4 का है तो अपने पास दोनों का डिफरेंस आ गया 4। और कितना है nth टर्म फाइंड कर रहे तो क्या आ जाएगा, 4n। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 4, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, nth टर्म हो गया, दिस इज 4n प्लस 3। तो देखो पुट करते जाओ, 4 का n का वैल्यू 1 पुट किया तो 7 आ गया, n का वैल्यू 2 पुट किया, 4 2 8, 8 प्लस 3 11। तो इस प्रकार से ही इसका nth टर्म आ गया। जैसे मान लो ऐसा बोला, ऐसा होता 8 16, है ना, 8 16, मान लो कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे बोला 3 6 9 12, है ना। इसका nth टर्म पूछा तो nth टर्म कैसे लिखूंगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों में, बोलो 3 का, nth टर्म बोला तो 3n। मेरे को कितना चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, इसमें 3 चाहिए, तो n का वैल्यू 1 डाला तो 3 इंटू 1, तो इसका nth टर्म कितना आ गया, 3n आ गया। समझ गए। जैसे दूसरा कोई एपी ले लिया, मान लो अगर तुम्हारी मर्जी से कोई दूसरा ले लिया, 12, ठीक है, 16 20 24 ऐसा, ठीक है। इसका nth टर्म मान लो, इसका rth बोल लो, tr nth, r बोलो nth बोलो, तुम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, 16 माइनस 12 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, rth टर्म फाइंड कर रहे तो क्या आएगा, 4r, rth टर्म। तो r का वैल्यू अगर 1 डाला तो 4 इंटू 1 4, मेरे को कितना चाहिए, 12, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। तो 4r प्लस 8 इसका क्या हो गया, rth टर्म हो गया इस एपी के लिए। बोलो समझा, इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। बताओ ये चीज समझ गई, क्लियर है ना।
तो कोई भी एपी दिया है तो उसका अपन rth टर्म, अब मेरे को तुम बताना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जो तुम्हारे लिए, जैसे मेरे को एपी बोला है 15 13 11 है ना, मेरे को इसका nth टर्म बताओ क्या होगा, nth टर्म बताओ कितना होगा इसका nth टर्म। nth टर्म बोलो कितना होगा इसका, देखते हैं कौन बोलता है। nth टर्म बोलो, सही है, अतर्व का सही है, निशा 2n plus 13 2n plus 13 nth टर्म आया इसका, अथर्व का सही था, ये कोई बोल रहा है 2n plus 13, n का वैल्यू अगर 1 डाला, n का वैल्यू 2 डाला, रॉन्ग हो रहा है। निशा तुमको इतना दिमाग नहीं है क्या, इसमें d का वैल्यू -2 है ना, d का वैल्यू -2 है, देख लो इसमें डिफरेंस कितना है, -2 का है, तो कितना आ जाएगा -2n, तो अगर n का वैल्यू कितना पुट किया मैंने 1 पुट किया तो -2, मेरे को तो 15 चाहिए, तो क्या ऐड करना पड़ेगा 17, तो nth टर्म ये हो गया, अथर्व ने सही निकाला था बिल्कुल, -2n + 17। निशा गलत किया, किसने आंसर दिया था, गलत है, अभिषेक का गलत है, पूर्णिमा का गलत है रे, समझा क्या गलती हुई, बोलो ठीक है ना, समझ गया कि नहीं। जैसे मेरे को बोला है ऐसा 6, मान लो ऐसा बोला 13 10 6 3 है ना, इसका nth टर्म बताओ, बोलो इसका nth टर्म बोलो कितना होगा, 13 6 13 10 6 3, nth टर्म बोलो इसका, बताओ। हाँ सही है, सही है, गौरी गलत हो गया, गौरी गलत हो गया, गौरी अरे भाई मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो नंबर आता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3n आ गया, इसका डिफरेंस देखना, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया -3 और n लिख दिया, -3n मतलब n का वैल्यू -3, तो n का वैल्यू अगर n का वैल्यू 1 डाला तो -3 आ गया, अपने को 13 चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा +13, नहीं 13 नहीं, -3 आ गया ना, तो -3 और अपने को कितना चाहिए 13 चाहिए, ठीक है, तो अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा 15 16 16 16 -3n + 16 -3 + 16 यही आ जाएगा ना, तो दिस इज योर nth टर्म -3n + 16, सही है, ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये nth टर्म की हो गई डिस्कशन। चलो इनफ है nth के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर है, गलती मत करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे अपन ने nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन में आ रहा था, तो Sn किस में आएगा, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नोट लिख लो, तुमको पता है Sn सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, n/2 2a + n-1 into d, ऐसा है, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे n/2 2a + nd-n है ना, और अगर n/2 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो कितना आ जाएगा n 2a/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो n² d/2 - n²/2 है ना, तो यहाँ पे अगर इसको कॉमन निकालोगे तो d/2 n² प्लस 2a - d/2 इंटू n, इस फॉर्म में आ गया राइट,
तो तुमने ऑब्जर्व किया कि जो तुम्हारा एस एन आ गया वो क्वाड्रेटिक में आ गया, क्वाड्रेटिक्स में आ गया इन टर्म्स ऑफ एन, है ना। तो एस एन तुम्हारा क्वाड्रेटिक में आ गया, मतलब डी बाई टू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस डी इंटू 2। तो एस एन तुम्हारा क्वाड्रेटिक में आ गया, या इसका मतलब एस एन हमेशा क्वाड्रेटिक में आता है, हमेशा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, फॉर एन एपी फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n terms for an AP sum of first n terms will be quadratic, ठीक है। quadratic sum of n terms will be quadratic expression of n with constant term with, देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है, विद कांस्टेंट टर्म एज जीरो, विद कांस्टेंट टर्म एज जीरो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड इसका उल्टा भी ट्रू है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, सही है। हाँ, अगर इसका सम ऑफ रूट्स पूछ लिया तो इसके रूट्स पूछ लिए, सम ऑफ रूट्स, है ना। मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा वैसे निकाल सकते हो, माइनस बी बाय जो कुछ है अपन ने सीखा है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, मतलब एक नोट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। सर नोटेड नहीं समझा, नोट मतलब कि भाई जो टीएन था ना, टीएन तो लीनियर के फॉर्म में आ रहा था, लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा था। तो टीएन हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन में आता है और एसएन हमेशा क्वाड्रेटिक में आता है। अथर क्वाड्रेटिक के लेक्चर नहीं किए तो भूल जा, छोड़ दे, नहीं समझेगा तेरे को। क्वाड्रेटिक तो सिंपल ही है ना, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है इसका, एन स्क्वायर। तो वही बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होते हैं एपी में, उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आता है, हमेशा क्वाड्रेटिक में आ रहा है। देख ये क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर एन का 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो है, कांस्टेंट मतलब कोई भी टर्म नहीं है कांस्टेंट का, तो जीरो है ना, ये बोला है मैंने। तो एसएन का जो फर्स्ट सम ऑफ एन टर्म्स का है वो क्वाड्रेटिक में आएगा, और जो टीएन है अपना वो क्या आएगा, लीनियर में आएगा, है ना। बोलो ये नोट समझ गया सबको, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, ओके, क्लियर, क्लियर है सबको, है ना मोहिनी, वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। चलो ठीक है, इस पे एक आध बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो मिल गया तो अच्छी बात है। जो नोट लिखाया है उस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखो, क्वेश्चन है कि यहाँ पे कहाँ गया रे बाबा, टर्म्स,
एक सेकेंड ना, क्वेश्चन क्या है कि चलो ये तुम ना 4, 10, 16, 88 इज इन एपी, ये एपी में है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन, है ना, एपी में हाउ मेनी टर्म्स should be taken such that summation exceeds 120, ठीक है। टाइम हो चुका है, इसलिए ये तुम ट्राई करना घर पे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल स्टार्टिंग में अपन ये क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो सबको हॅपी न्यू इयर इन ऍडव्हान्स, नवीन वर्षाची हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना, तुमचा नवीन वर्ष मंगलमय हो हीच माझी अपेक्षा आहे सगळ्या